नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार आज खुलने वाले हैं। सबसे पहले विदेशी बाजार का चेक लेना अहम है, उसके बाद एक एक कर खबरों वाले शेयर्स, नतीजों का सीजन कैसे चल रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी आज के लिए पहली क्या होनी चाहिए, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर। एसजीएक्स निफ्टी पर एक बार गौर कीजिए, 14,200 के लेवल्स के पास यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। हरे निशान के साथ 130 अंकों की बढ़त यहाँ पर आप देख पाएंगे। वहीं जापान के बाजार में भी अब 500 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में 50 अंकों की गिरावट देखी जा चुकी है। फिलहाल 50-55 अंकों की बिकवाली के साथ डाउ फ्यूचर्स में आप ट्रेड देखेंगे। बीती रात अमेरिकी बाजार 2 दिनों की गिरावट के बाद अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते दिखे। पिछले 2 सत्र में डाउ 60 अंक चढ़ता हुआ दिखा। तो क्लियरली अमेरिकी बाजार कल की ट्रेडिंग सेशन अच्छी रही और साथ ही एशियाई बाजार की शुरुआत भी फिलहाल हमारे निशान के साथ देख रहे हैं। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत ओवरऑल कैसे लग रहे हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जिस पर फोकस रखना है, दीपांशु भंडारी से जानते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, स्पेशली अगर आप मंगलवार शाम का एक्शन देखें, जहां पर हमने देखा कि एसजीएक्स निफ्टी लगभग 14,050 तक फिसलते हुए दिखा था। वहां से एक अच्छी रिकवरी इस समय आप एसजीएक्स निफ्टी पर आते हुए देख रहे हैं। साथ ही ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा मूड माहौल है, क्योंकि कल भारतीय बाजार तो बंद थे पर एशिया के बाजारों में गिरावट हुई थी, स्पेशली जापान के बाजार, जहां पर 2 दिन बैक टू बैक 2% से ज्यादा की गिरावट आपको आती हुई दिखी है। नेट देखें तो जैसे आप बता रही थी, डाउ में अच्छा एक्शन है। 2 दिनों की गिरावट के बाद कल अमेरिकी बाजारों में अच्छा रिबाउंड आया, 300 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा। वहीं मंगलवार के दिन हमने डाउ को 250 अंक फिसलते हुए देखा था और नैस्डैक पर भी 1% की कमजोरी थी। एक्चुअली थोड़ा नतीजों को लेकर ही अमेरिकी बाजारों पर 2 दिनों से दबाव आते हुए दिखा था। नेटफ्लिक्स में यूजर एडिशन काफी कमजोर रहे, इसलिए स्टॉक में 7% की गिरावट आती हुई दिखी। पर कल अच्छा रिबाउंड रहा और लगभग सभी सेक्टर्स में आपने खरीदारी आती हुई देखी। और स्मॉल कैप इंडेक्स, जो उनका रसल 2000 इंडेक्स है, वहां पर नजर डालिए 2.5% का उछाल था। 1 मार्च के बाद सबसे अच्छा इंट्राडे गेन उस काउंटर के लिए आपको आते हुए दिखा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 10 साल की, जो हमने देखा था कि ट्यूसडे को 1.61 1.62 के लेवल तक पहुंचते हुए दिखी थी, वहां पर भी गिरावट आई है। फिलहाल 1.55 के लेवल के आसपास है, तो उससे भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। फिलहाल तो बाजार का पूरा फोकस नतीजों पर ही है और कई सारे दिग्गज नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आज भी AT&T, अमेरिकन एयरलाइंस, इंटेल जैसी कंपनियों के नतीजों पर नजर रहेगी। और क्योंकि आज थर्सडे है तो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे भी आएंगे। पिछले हफ्ते के लिए 6 लाख बेरोजगारी के दावों का अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी ट्यूसडे के दिन थोड़ी सुस्ती जरूर देखी, पर कल अच्छा रिबाउंड रहा। आधे से 1% के बीच की गेंस लगभग सारे यूरोप के बाजारों में आती हुई दिखी। यूके का इन्फ्लेशन डेटा अच्छा रहा है और आज ECB की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, तो वहां पर बाजार की नजर रहेगी। हालांकि पॉलिसी में कुछ बदलाव का अनुमान नहीं है। कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर 2 दिनों से आपने गिरावट का माहौल देखा है। ब्रेंट अब फिसलकर $65 के करीब आते हुए दिख रहा है। और भारत, जहां पर कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और अभी मैं आपको थोड़ी देर में उसका अपडेट भी दूंगा, वहां से मांग की चिंता है, क्योंकि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है इंडिया। इसके अलावा सोने में तेजी बरकरार है, 2 महीने की ऊंचाई पर आते हुए दिख रही है, $1800 के करीब। और डॉलर इंडेक्स में भी निचले स्तरों से थोड़ा रिबाउंड देखा गया है। बिल्कुल दीपांशु, कोरोना का अपडेट ही आपसे जानना चाहेंगे, क्या स्थिति है फिलहाल? स्थिति जहां तक एक्चुअली आज मेरे पास दोनों अच्छी खबरें भी हैं और खराब खबरें भी हैं। ऑफ कोर्स कुल नंबर्स देखेंगे कोरोना संक्रमण के, तो वहां से थोड़ी चिंता का विषय जरूर आ रहा है। हमने देखा कि 20 तारीख को लगभग 2,95,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं अगर आप कल की बात करें तो 3,15,000 मामले सामने आते हुए दिखे, यानी कि 2 दिनों में अगर आप बात करें तो 6 लाख से ज्यादा मामले भारत में आए हैं। तो ये चिंता का विषय जरूर है। दिल्ली में हम देख रहे हैं एक दिन 28,000 मामले आए थे, कल 25,000 आए। यूपी में 33,000 मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र, मुंबई में तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं कि रोज मामलों में बढ़त है। केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। उन प्रभावित राज्यों में जहां पर कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है, वहां पर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन दोनों को कोटा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा राज्यों में कई सारे कड़े प्रतिबंध और लगाए जा रहे हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में, जहां पर आप कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई है। अब सिर्फ नेसेसरी ट्रैवल की अनुमति है एक जिले
से दूसरे जिले से पर जाने में रोक है। एसेंशियल वर्कर्स और सप्लाईज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर बाकी सब लोगों के लिए मेट्रो, ट्रेन, इसके उपयोग के लिए रोक लगा दी गई है। ऑफिसेज में भी अब सिर्फ 15% तक की वर्कफोर्स काम कर सकती है। इसके अलावा गोवा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कर्नाटका में तो ऑलरेडी कर दिया गया था। गोवा में रेस्टोरेंट्स, कसिनोज, बार, सिनेमा हॉल सिर्फ 50% क्षमता पर इस समय काम कर सकेंगे। कुछ अच्छी खबरें भी हैं और स्पेशली वैक्सीन को लेकर। एक तो अगर आप एमपी, बिहार, यूपी या छत्तीसगढ़ में रहते हैं और 18 साल की उम्र से ज्यादा है तो आपका मुफ्त में टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के नतीजे आ गए हैं सामने। 78% केसेस में वैक्सीन प्रभावी पाई गई है, तो ये एक अच्छी खबर है। और कोवैक्सीन, कोविडशील्ड दोनों के ही अगर आप इस्तेमाल को देखें तो वैक्सीन की फर्स्ट डोज के बाद भी कोरोना इन्फेक्शन होने का रेट सिर्फ 0.02 0.03% है और सेकेंड डोज के बाद भी ऑलमोस्ट इतना ही है। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव। जिन जिनको वैक्सीन लग गई है, बहुत ही कम लोगों को कोरोना हुआ है वैक्सीन लगने के बाद, और हॉस्पिटलाइजेशन रेट तो ऑलमोस्ट 0% ही है। साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविडशील्ड की कीमत तय कर दी गई है। ये कहा गया था कि 1 मई से जब सबको वैक्सीन लग सकती है उससे पहले प्राइस डिसाइड कर लिया जाए। राज्य सरकारों को कोविडशील्ड 400 रुपए पर डोज पर बेची जाएगी और वहीं प्राइवेट अस्पतालों को कोविडशील्ड 600 रुपए पर डोज पर बेची जाएगी। तो ये कुछ अपडेट्स आए हैं और वैक्सीन को लेकर अच्छे अपडेट्स हैं भारत के लिए। ओके, तो चलिए, वैक्सीन को लेकर अच्छे अपडेट्स हैं। हालांकि कोरोना से जुड़े आंकड़ों में जो बढ़त है वो देखी जा रही है, लेकिन ढेर सारे अपडेट्स कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर सब कुछ विस्तार से हमने आपको बताएं। अब जान लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन मंगलवार के दिन कैसा रहा वो आपको बताते हैं। कैश मार्केट में 1082 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी। वायदा बाजार में भी एफआईएस ने करीब 2593 करोड़ की बिकवाली की है। साथ ही कैश मार्केट में डीआईएस की 1323 करोड़ की खरीदारी है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं, लेकिन कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी हम देख रहे हैं। लेकिन इन तमाम संकेतों को समझते हुए, कोरोना के अपडेट को जानकर अब आगे आज के लिए भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी दिखेगी, आपके लिए पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, जानना बेहद जरूरी है। चलिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार जब आज खुलेंगे, वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, कैसे समझे आज के संकेतों को, पहली रणनीति आज फिर क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेट 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में 60-70 पॉइंट की तेजी ही हुई है, जबकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी बाजार कमजोरी का संकेत दे रहे थे, करीबन 150 पॉइंट। तो उसके मुकाबले में अमेरिकी बाजार नेट बढ़कर बंद आए हैं। तो ग्लोबल मार्केट से तो संकेत बुरे नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। अब नया रिकॉर्ड 3,15,000 आंकड़े आने का कल का जो बना है, तो ये कोरोना के आंकड़े थोड़े परेशान करने वाले हैं और अब तक कंट्रोल में आने के संकेत नहीं दे रहे हैं। आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन भी है। एक अच्छा संकेत ये भी है कि वायदा कारोबार में काफी कुछ तेजी और मंदी दोनों ही तरह की पोजीशन परसों के सेशन में हल्की हुई है, तो बाजार थोड़े लाइट है। ऐसे में मेरा ये मानना है कि निश्चित तरह से बाजार में रिकवरी आती हुई दिखेगी। एक बार आप अगर एसडीएक्स निफ्टी को एडजस्ट करके देखें तो शायद आप कमजोर खुलते हुए दिखेंगे। 14,300 के आसपास हम बंद हुए और 14,175, 14,200 के आसपास खुलने के जो संकेत आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल शुरुआती वही है, 14,175 से 14,250 के आसपास। अगर इसी रेंज में खुल जाते हैं तो ठीक, नहीं तो इसके नीचे जो इमीडिएटली फिर बड़ा सपोर्ट है वो 14,000 से लेकर 14,075 की रेंज में आता हुआ दिखेगा। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, 14,450, 14,525 ये ऊपर की रेंज है, जहां पर निफ्टी आपको रुकावट या फिर कहें कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। तो अगर कमजोर शुरुआत हुई तो निचले स्तरों से रिकवरी आना तय है, और अगर हम फ्लैट खुले या फिर ऊपर खुले तो एक बार तेज मुनाफा उसलिए आकर नीचे भी जा सकता है। तो संकेत दोनों ही तरह के हैं, मिले जुले, कुछ अच्छे तो कुछ खराब हैं। लेकिन यही है कि जब तक कोरोना के मामले काबू में नहीं आते तब तक बाजार के लिए ऊपरी लेवल पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 30,400, 30,500 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जो कि पिछले हफ्ते के लोज हैं। मेरे ख्याल से वो लोज होल्ड होने चाहिए, और ऊपरी स्तरों पर 31,700 से लेकर 31,775 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली और शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत आते हुए दिखेंगे। तो एक्शन भरा दिन रहेगा और दोनों ही तरफ के ट्रेड आज आपको देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें समझाने के लिए। तो एक्शन भरा दिन तो रहेगा, दोनों ही तरफ के ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। फोकस कीजिएगा हर रणनीति पर। पहली स्ट्रैटेजी 14,175 से 14,250 ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए मानकर आप चल सकते हैं। 14,450 से 14,525 ये निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें 30,400 से 30,500 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। 31,500 से 31,775 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, दीपांशु से जान लेते हैं। दीपांशु बताएं। इंडस स्टार्स के नतीजे आने वाले हैं, वहीं कैश मार्केट में रैलिस, सैस्किन, टाटा एलेक्सी, साइंट जैसे कुछ स्टॉक्स पर नजर रहेगी नतीजों के दम पर। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण आज बोर्ड बैठक है, पूंजी जुटाने पर फैसला लिया जा सकता है। कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स की बात करें ट्यूसडे और साथ ही वेडनेसडे की, तो फिर नेस्ले के नतीजे अनुमान से बेहतर आए। आय में हमने 8.5% की बढ़त देखी है, कामकाजी मुनाफा 16% बढ़ा है, मार्जिन 24.1 से बढ़कर 24.8% के आए हैं और मुनाफे में भी 14.5% की बढ़त देखी गई है। घरेलू बिक्री से सहारा मिला है, हमने घरेलू बिक्री में 10% की बढ़त देखी है, पर एक्सपोर्ट्स में 13% की गिरावट हुई है। कंपनी ने 25 रुपए पर शेयर का एक डिविडेंड की भी घोषणा करी है। साथ ही अगर आप देखें तो मैनेजमेंट कह रही है कि आउट ऑफ होम डिमांड में सुधार है, लेकिन कोविड के वजह से आगे जाकर थोड़ा असर पड़ सकता है। विज्ञापन खर्च में भी बढ़ोतरी कंपनी ने आती हुई देखी है और साथ ही ई कॉमर्स सेल्स में 66% की बढ़त है, हालांकि ये कम बेस पर हुई है। कैश स्टॉक्स के नतीजों की बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नतीजे अच्छे आए हैं और हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी इसके अनुमान दिया था, उस अनुमान से भी काफी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में 54% की बढ़त देखी है, कामकाजी मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हो गया है, मार्जिन में आपने 14% का एक्सपेंशन देखा है और मुनाफा भी लगभग 2 गुना से ज्यादा बढ़कर आया है। 13.5 रुपए पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है। फिलिप्स कार्बन बैग का अच्छे नतीजे आए हैं, लगभग 24% आय में बढ़त देखी है, 87% कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है, मार्जिन्स में 7% का एक्सपेंशन है और वहीं मुनाफे में भी 74% की बढ़त दिखी है। स्वराज इंजिन्स आय में 74% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा डबल हुआ है, मुनाफा भी डबल हुआ है और साथ ही बोर्ड ने अगर आप देखें तो 69 रुपीस पर शेयर का टोटल डिविडेंड डिक्लेयर करा है पिछले साल के लिए, जो कि काफी अच्छा डिविडेंड है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और साथ ही आय में 53% और कामकाजी मुनाफे में आपने 3.5 गुने का उछाल देखा है। और टाटा स्टील बीएसएल की भी अगर आप बात करें तो यहां पर भी कामकाजी मुनाफा 2.5 गुना बढ़कर आया है, मार्जिन डबल हुए हैं और मुनाफे की बात करें तो लगभग 4 गुने की आपने बढ़त देखी है। कुछ खबरों वाले शेयर्स की बात करें तो एक बार फिर से वैक्सीन साथ ही रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनीज जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, जुबिलेंट फार्मोवा फोकस में रहेंगी, क्योंकि कोविड संकट के बीच सरकार ने एक राहत का कदम उठाया है। रेमडेसिविर एपीआई और साथ ही इंजेक्शन और विशेष स्पेसिफिक इनपुट्स जो कि इस दवाई के लिए यूज होते हैं उसके इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया है, यानी कि रेमडेसिविर से जुड़े सभी इंपोर्ट्स पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। हीरो मोटोकॉर्प पर नजर रखिए, कंपनी ने अपडेट दिया है कि इनके लगभग सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पर कंपनी ने टेम्पररी सस्पेंशन कर दिया है, यानी कि 22 अप्रैल से 1 मई के बीच ऑन अ रोटेशनल बेसिस सारे के सारे प्लांट्स एटलीस्ट 4 दिनों के लिए बंद रहेंगे। कोरोना के संकट की वजह से परेशानी आ रही है, हालांकि कंपनी का कहना है कि इससे इनके सप्लाई पर कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड में गिरावट आती हुई दिखी है कोरोना संक्रमण की वजह से। और फाइनली केईसी इंटरनेशनल पर रखिए नजर, लगभग 1245 करोड़ रुपए के इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं रेलवे, सिविल और केबल कारोबार के लिए। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स साथ ही विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ऑप्शन की दमदार रणनीति बता रहे हैं, आइए वो जान लेते हैं। टाटा स्टील और विप्रो तो अप्रैल की सीरीज 900 सीरीज की कॉल आप 21 रुपए 50 पैसे पे लें, स्टॉप लॉस रखें 13 रुपए का और टारगेट आपका रहेगा 39 रुपए। विप्रो दूसरी तरफ ऐसा स्टॉक है, तो ये जो ट्रेड है ये ऑप्शन है, हालांकि 4-5 दिन के लिए है, तो 480 की कॉल विप्रो के अंदर आप लें, 5 रुपए 40 पैसे भी इसका क्लोजिंग है, स्टॉप लॉस रखें 3 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 9 रुपए। चलिए आज के लिए आप इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय फोर्टिस हेल्थकेयर पर है, खरीदारी करने की राय, 220 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 200 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। सेंट्रम ब्रोकिंग, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और औरो फार्मा दोनों पर पॉजिटिव है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज
1740 के टारगेट्स को मानकर चले, 1665 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं औरबिंदो फार्मा पर खरीदारी कर सकते हैं आप। 1025 के टारगेट्स को ध्यान में रखिए। 969 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप लगाकर चल सकते हैं। हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक आप जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। वीकली एक्सपायरी का दिन है आज के लिए, बाजार का सेटअप आपको कैसा लग रहा है, साथ ही आपके रिकमेंडेशंस? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मार्केट ओवरऑल बहुत ही वीक है और उसमें मुझे लगता है कि रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी शायद फॉलो कर सकते हैं हम लोग। निफ्टी के लिए मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि निफ्टी में जो रेंज है वो है 14,200 का डाउन साइड और 14,400 का अप साइड। अगर बहुत गैप से खुल जाता है, गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, पर 14,200 के आसपास बाइंग वापस से इमर्ज हो सकता है और 14,400 के आसपास जब निफ्टी जाएगा तब वहां से प्रॉफिट टेकिंग अट्रैक्टेड हो सकता है। तो इस बीच में अगर निफ्टी मेंटेन करता है तो मुझे लगता है कि बाई वीकनेस सेल स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छा ट्रेड दे सकता है। बाई वीकनेस सेल ट्रेड करना पड़ेगा, सपोर्ट के आसपास खरीदना है और रेजिस्टेंस के आसपास बेच के निकल जाना है या नया शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो इसमें भी मुझे लगता है कि 30,500 के आसपास एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर लोअर लेवल्स पे उस रेंज पर आता है तो 30,500 के आसपास वापस से शॉर्ट कवर करके बाई पोजीशन लेना है और ऊपर में जब भी रैली होता है 31,500 के आसपास से वापस से सेलिंग आ सकता है, तो उसी के आसपास से मैं प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट करूंगी और वहीं पे मैं शॉर्ट भी इनिशिएट करने के लिए कहूंगी। ओवरऑल रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी मेंटेन करना है। और रहा सवाल स्टॉक के, तो मुझे एक स्टॉक में खरीदारी करने का और एक स्टॉक में सेल करने का सलाह देना है। एक तो लुपिन में मुझे लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट उस दिन देखा गया था परसों को और आज भी मेंटेन्ड हो सकता है। 1110, 1125, 1140 ये तीनों टारगेट्स के लिए लुपिन को खरीदने का सलाह होगा। 1075 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और सेल में आरबीएल बैंक को सेल करके जाना है 180 का स्टॉप लॉस के साथ। 168 का पहला टारगेट और 165 का दूसरा टारगेट के लिए आरबीएल बैंक को सेल करने का सलाह है मेरा। बिल्कुल सिमी जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने टॉप रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए अब वक्त है कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट जानने का। आईएफएल सिक्योरिटीज से डीवीपी वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसीज अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल, वहीं कच्चे तेल पर आज के लिए आपका नजरिया? मानसी जी गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा गोल्ड में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और गोल्ड का भाव करीबन $1790 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि आज भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो गोल्ड के लिए खरीदारी करना चाहिए करीबन 48,000 में। स्टॉप लॉस रहेगा 47,700 का, टारगेट करीबन 48,400 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $1,810 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर क्रूड की बात करें तो कल क्रूड की इन्वेंट्री काफी बढ़कर आई थी। एक्सपेक्टेड है कल गिरावट जैसी थी, आज भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। हमें लगता है कि क्रूड के भाव नीचे करीबन 4580 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। अब वक्त है एफआईआर का यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट का एक्शन समझने का। सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। नतीजों के बाद नेस्ले पे ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग देते हुए 17,511 के टारगेट्स दिए हैं। वहीं क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 18,350 के टारगेट्स दिए हैं और न्यूमेरा ने सबसे ज्यादा यानी खरीदारी की राय के साथ 20,500 के टारगेट्स दिए हैं। अनुमान के मुताबिक नतीजे बता रहे हैं और न्यूमेरा का यह कहना है कि आगे चल के अन्य के मुकाबले मार्जिन पे सबसे ज्यादा कम असर देखने को मिलेगा नेस्ले के केस में। कोल इंडिया पे रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 195 के टारगेट्स दिए हैं। वहीं औरबिंदो फार्मा पे आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की। इंजेक्टेबल्स कारोबार को लेकर काफी ज्यादा खुश है, ओवरवेट रेटिंग देते हुए 1100 के टारगेट्स दे रहे हैं। टाटा पावर पे सिटी ने एक टारगेट रेज किया है, 76 से लक्ष्य बढ़ा के 117 के कर दिए हैं। खरीदारी की राय बरकरार रखी है। इनके डीलेवरेजिंग यानी कर्ज कम करने के प्लान को काफी ज्यादा खुश है। और आखिरी में टाटा स्टील पे मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग देते हुए 1000 तक के टारगेट्स। ओके सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं।